हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल के पार्ट 2 के बारे में यानी भाग 2 के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी एग्जाम्स हेतु काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों, पिछली क्लास में महाजनपद काल के पार्ट 1 में हमने महाजनपदों से संबंधित और उनके उदय से संबंधित काफ़ी सारी बातें आपको बताई। उसके अलावा 8 महाजनपदों के बारे में भी पढ़ाया। बाकी की जो हमने कहा था कि जो शेष महाजनपद है हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे 9वें नंबर के महाजनपद से, जिसका नाम है कुरु महाजनपद। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुरु महाजनपद के काल महाजनपद के बारे में आज की इस वीडियो में। देखिए, जो नेक्स्ट अगला 9वां नंबर का जो हमारा महाजनपद आता है वो आता है कुरु महाजनपद। वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में ये जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो भूभाग है, यानी थानेश्वर हरियाणा में पड़ता था। उस समय कह सकते हैं वर्धन वंश की ये प्रारंभिक राजधानी भी रहा था थानेश्वर। तो जो ये भूभाग वर्तमान में जो ये भूभाग पड़ता है, इस स्थान पर किसी समय में कुरु महाजनपद हुआ करता था, कुरु साम्राज्य बसता था। ठीक है, इसकी 2 राजधानियां थी, एक थी इंद्रप्रस्थ और एक थी आसंदीवत, जिसको हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, याद रखना है, कई बार पूछ भी सकता है कि आसंदीवत किस राजधानी का या किस नगर का नाम था, तो आपको बता देना है हस्तिनापुर का नाम था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुरु महाजनपद की 2 राजधानियां इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जो जाहिर सी बात है, जब इसकी राजधानी हस्तिनापुर है तो हस्तिनापुर नगर इसमें रहेगा। कभी कभार पूछ लेता है कि महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद के अंतर्गत आता है, तो आपको बता देना है कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता है। ये फैक्ट पूछा गया है एग्जाम में, इस वजह से मैंने पॉइंट यहाँ पर डाला है। महात्मा बुद्ध के काल में जो यहाँ कुरु महाजनपद का जो राजा था, उस राजा का नाम कौरव्य था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम्स के लिए पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध के शासन काल में, कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के काल में, बुद्ध काल में कुरु महाजनपद के राजा कौन थे, तो आपको बता देना है कौरव्य थे। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पे क्या थी, राजतंत्र शासन प्रणाली थी, और लेकिन जो कालांतर में यानी आगे चलकर गणतंत्र हो गई। यानी कुल मिला के कह सकते हैं शुरुआत में यहाँ पे राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी, बाद में गणतंत्रीय प्रणाली हो गई। गणतंत्रीय प्रणाली में क्या होता है, देखिए कि वहाँ का जो राजा है वो उसको निर्वाचित किया जाता है, जबकि राजतंत्रीय प्रणाली में वंशानुगत राजा का पुत्र राजा बनता जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए, इसके अलावा कि शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, सबसे बड़ा ऋग्वेद के बाद में सबसे बड़ा ग्रंथ इसी को माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है। इसमें कुरु व पांचाल को वैदिक सभ्यता के 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में दर्शाया गया है। कई बार पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में कुरु व पांचाल, ये 2 महाजनपद हैं, कुरु महाजनपद और पांचाल महाजनपद, यानी किस ग्रंथ में कुरु व पांचाल को वैदिक सभ्यता के 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र बताया गया है, तो आपको बता देना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अर्थशास्त्र ग्रंथ में कुरुओं को राजा की पदवी रखने वाला कहा गया है। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता चाणक्य थे। उन्होंने इस ग्रंथ में कुरुओं को, यानी जो कुरु राज्य थे, कुरु राज्य के निवासियों को या कुरु वंश के राजाओं को क्या कहा है, राजा की पदवी धारण करने वाला कहा है। और अगर हम मैप में देखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ दिख रहा है दिल्ली वाला भूभाग है, यहाँ पे दिल्ली राजधानी अवस्थित है। इसी भूभाग में जो एरो में आपको ये दिख रहा है सर्किल में, ब्लैक सर्किल में, ये स्थान उस समय कुरु महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम 10वें महाजनपद पांचाल महाजनपद के बारे में। अगर वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले हैं, उन जिलों पर किसी समय में पांचाल महाजनपद हुआ करता था महाजनपद काल के अंतर्गत। पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस व क्रीवी जन, यानी ये 2 जन हैं। मैंने बताया आपको पंच महाजन यानी 10 जन थे, यानी जो वैदिक काल था उनमें क्या है, जन होते थे, कबीले होते थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तुर्वस कबीला और क्रीवी कबीला, ये दोनों कबीले मिले। इन दोनों कबीलों ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का क्या किया था, निर्माण किया था। ये बात याद रखना है आपको कि पांचाल महाजनपद का जो निर्माण है वो किन जन के लोगों ने किया था, तुर्वस और क्रीवी जन के लोगों ने मिलकर किया था। पांचाल जो महाजनपद है गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पांचाल जो महाजनपद है किस नदी के द्वारा बांटा गया है, गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद गंगा नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया था, तो आपको बता देंगे पांचाल महाजनपद। उसी जब 2 भागों में बांट दिया तो इस प्रकार जो पांचाल महाजनपद है ये 2 भागों में बट गया। इसके 2 हिस्से हो गए, एक हो गया उत्तरी महाजनपद और उत्तरी पांचाल और एक हो गया दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल था इसकी राजधानी अहिछत्रपुर है और जो दक्षिणी पांचाल था इसकी राजधानी क्या है, कामपिल्य है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो रामनगर है वो उस समय अहिछत्र के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला है ये उस समय महाजनपद काल में कामपिल्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कामपिल्य फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है और अहिछत्र रामनगर जिले में पड़ता है। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में अवस्थित था। कान्यकुब्ज किसका प्राचीन नाम है, कन्नौज का प्राचीन नाम है और जो कन्नौज था वो इसी महाजनपद का क्या था, एक प्रसिद्ध नगर था। ठीक है, जो वर्धन वंश के काल में काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य में वर्णित जो पांचाल राजा थे उन राजाओं में वैदिक काल में एक प्रवाहन जौवाली अपने समय के क्या हुए थे, महान विद्वान राजा हुए थे। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि प्रवाहन जौवाली किस महाजनपद के राजा थे, किस जन के राजा थे, तो आपको बता देना है पांचाल के राजा थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में अगर हम देखते हैं मैप में आप देख लीजिए कि पांचाल है, आपके कुरु जनपद से जस्ट नीचे आपको पांचाल दिख रहा है ब्लैक सर्किल में, ये पांचाल जनपद है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में हम देखते हैं अगला जो हमारा महाजनपद है वो है अवंती महाजनपद। इंपॉर्टेंट है अवंती महाजनपद, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो आधुनिक मालवा क्षेत्र है उसको महाजनपद काल में अवंती के नाम से जाना जाता था और जो अवंती महाजनपद है ये विंध्य पर्वत के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। विंध्य पर्वत के द्वारा इस अवंती महाजनपद को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। उसी के आधार पर ये 2 भागों में बट गया। उत्तरी अवंती, ऊपरी जो हिस्सा था वो उत्तरी अवंती कहलाया और निचला हिस्सा दक्षिणी अवंती कहलाया। जो उत्तरी अवंती था उसकी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी वो माहिष्मती थी। उज्जैन नगर है ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और जो माहिष्मती है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अवंती बौद्ध धर्म का क्या है, प्रसिद्ध केंद्र है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उज्जैन बहुत ही फेमस नगर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध के समय अवंती का राजा प्रद्योत था। क्या था, प्रद्योत था। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के काल में अवंती का राजा कौन था, प्रद्योत था। जो प्रकृति से क्रोधी होने के कारण चंड प्रद्योत व विशाल सेना रखने के कारण महासेन कहलाता था। ये बात भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है कि चंड प्रद्योत कहाँ का राजा था, अवंती का। किस राजा को विशाल सेना रखने के कारण महासेन कहा जाता है, चंड प्रद्योत को या प्रद्योत को, ये बात याद रखनी है। जब चंड प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया यानी ये पांडु रोग से ग्रसित हो गया था, उस समय मगध के राजा थे बिंबिसार और उन्होंने अपना जो उनका राज्य वैद्य था जीवक उसको भेजकर इसका इलाज करवाया था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि प्रद्योत बौद्ध विद्वान महाकच्यान के प्रभाव से क्या बन गया था, बौद्ध बन गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवंती के राजा चंड प्रद्योत किस बौद्ध विद्वान के संपर्क से या प्रभाव से बौद्ध बने थे, तो आपको बता देना महाकच्यान। या कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि अवंती के राजा प्रद्योत ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उसका आंसर हो जाता है महाकच्यान से ली थी। अब मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है और ये ब्लैक सर्किल दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का है उस समय अवंती क्षेत्र हुआ करता था, अवंती महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट अगला जो जनपद है वो है अस्मक महाजनपद, 12वें नंबर का इंपॉर्टेंट महाजनपद है और ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद है। ये बात भी याद रखनी है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसका उल्लेख किसमें हुआ है, बौद्ध साहित्यों में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, इंपॉर्टेंट ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित था, अस्मक महाजनपद। और ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ था। वर्तमान में महाराष्ट्र का जो भूभाग है गोदावरी नदी किनारे, वो उस समय अस्मक महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन या प्रतिष्ठान थी। इस अस्मक महाजनपद के जो संस्थापक थे वो इक्ष्वाकु वंशीय राजा मुलक ने की थी। ये बात भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए मैप में आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा है दक्षिण भारत में, आपको ये जो यहाँ पे मैप में दिख रहा है येलो कलर में, एक उस समय अस्मक महाजनपद हुआ करता था। नेक्स्ट अगले देखते हैं चेदी महाजनपद है अगला।
आधुनिक बुंदेलखंड का जो पूर्वी भाग है उस समय ये चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था महाजनपद काल में, और ये महाजनपद यमुना नदी के किनारे अवस्थित था। अगर बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी सोत्वती या सुक्तुमती थी, जो वर्तमान में आधुनिक बांदा जिला है वो उस समय सुक्तमती के नाम से जाना जाता था महाजनपद काल में। कलिंग के महान राजा हुए थे खारवेल, और उनका एक अभिलेख था जिसको हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसके अनुसार कालांतर में चेदियों की शाखा ने ही कलिंग में अपने शासन की स्थापना की थी, तो याद रखना है। तो ये कलिंग जो आपको पता होगा कि सम्राट अशोक से संबंधित है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और इसी आक्रमण के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था इस कलिंग के पर आक्रमण के बाद में। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें भारी रक्तपात हुआ था, उससे सम्राट अशोक का हृदय क्या है, बदल गया था। तो वही कलिंग है, और यहाँ पे चेदियों का शासन था। किसका शासन था? चेदियों का शासन था। और इन्हीं चेदियों ने क्या है कि कलिंग में अपना शासन स्थापित किया था। इस बात का उल्लेख कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। देखिए मैप में आपको दिख रहा होगा, जो अवंती के जस्ट बगल में है, ये आपको सलेटी रंग का दिख रहा है, ये उस समय चेदी महाजनपद हुआ करता था महाजनपद काल में। नेक्स्ट अगले पॉइंट में देखिए, अगला जो महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में स्थित महाजनपद है ये। तो देखिए राजस्थान में स्थित महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, और वर्तमान समय की जो जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो कुछ क्षेत्र आता है वो उस समय मत्स्य महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसको वैराट के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास के समय अज्ञातवास का जो समय था वो यहीं पर व्यतीत किया था। मत्स्य राजा के दरबार में रहे, मत्स्य राजा के दरबार में या मत्स्य राजा के साम्राज्य में ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास समाप्त किया था। विराटनगर से क्या है कि जो वैराट है मत्स्य जनपद की राजधानी वैराट, इस वैराट नामक स्थान से सम्राट अशोक के क्या है अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। ये बात याद रखनी है आपको। आपको यहाँ सर्किल में दिख रहा होगा, राजस्थान के मैप में एक ही जनपद आ रहा है, मत्स्य महाजनपद है, और ये महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद हुआ करता था, जो आसमानी कलर में आपको रेड सर्किल में दिख रहा है मैप के अंदर। इसके बाद में आता है हमारा गांधार महाजनपद। इंपॉर्टेंट है गांधार महाजनपद, क्योंकि ये भारत की उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित महाजनपद है। एकमात्र भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित महाजनपद कौन सा है? गांधार महाजनपद। वर्तमान समय में अगर इसकी स्थिति देखें तो जो पाकिस्तान का रावलपिंडी व पेशावर जिले हैं और अफगानिस्तान का जो पूर्वी भाग है वो उस समय गांधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी दो राजधानियां थी, एक थी तक्षशिला और दूसरी थी पुष्कलावती। ठीक है, रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? पौष्कारिन था, जिसने अवंती नरेश चंड प्रदोत को पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गांधार महाजनपद के किस राजा ने अवंती के राजा चंड प्रदोत को पराजित किया था? कई बार ये पूछ लेता है कि निम्न में से चंड प्रदोत को पराजित करने वाले शासक का नाम क्या है? पौष्कर सारिन था। ठीक है, और ये कहाँ का राजा था? गांधार का राजा था। यहाँ डायरेक्टली इतना पूछ लेगा कि पौष्कर सारिन कहाँ के राजा थे? गांधार के। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य हुए थे पाणिनि, ये भी गांधार के ही रहने वाले थे, ये बात याद रखना। पाणिनि कहाँ के निवासी थे? गांधार के, और उन्होंने संस्कृत का जो प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। ठीक है, अष्टाध्यायी ग्रंथ पर महर्षि पतंजलि ने 2री सदी ईसा पूर्व में महावाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावाष्य नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, जो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और जो ये महावाष्य है ये किस ग्रंथ की टीका है? तो आपको बता देना अष्टाध्यायी ग्रंथ की टीका है। और अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। पाणिनि कहाँ के निवासी थे? गांधार के निवासी थे। इसके बाद में देखिए कि गांधार को फारस यानी ईरान के अखमीनी शासक डेरियस प्रथम ने, जिसको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, ने अपने साम्राज्य का इसको 22वां प्रांत बनाया था। याद रखना है कि जो गांधार महाजनपद है इस पर ईरान के अखमीनी शासकों ने भी शासन किया था, और इसको अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो शासक था, अखमीनी शासक था ईरान का, वो था डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। और इसने इसको अपने साम्राज्य में मिलाकर अपने साम्राज्य का कौन सा प्रांत बनाया था? 22वां प्रांत बनाया था। ये क्वेश्चंस फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बात का उल्लेख डेरियस प्रथम यानी इसी राजा का एक अभिलेख है बेहुस्तीन अभिलेख, जिसको बेही
वे ही स्तून अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। और आपको यहाँ पे ग्रीन सर्किल में जो यहाँ पे दिख रहा है मैप के अंतर्गत, ये उस समय गांधार महाजनपद हुआ करता था महाजनपद काल में। इसके बाद में जो हमारा लास्ट एंड फाइनल महाजनपद है वो है कम्बोज महाजनपद। अगर वर्तमान में इसकी स्थिति देखें तो देखिए आधुनिक कश्मीर का जो उत्तरी भाग है और जिसमें पाकिस्तान के राजौरी व हजारा जिले आते हैं और काफिरिस्तान का क्षेत्र कम्बोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब देखिए काफिरिस्तान किसे कहते हैं, तो हिंदू कुश से लेकर काबुल तक का प्रदेश, जिसे कपिसा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कपिसा। यानी जिस समय आपने देखा होगा कि चीनी यात्री जो हिंसान था वो कपिसा से भारत के अंतर्गत आया था। और जो कपिसा का जिसको प्राचीन काल में हम कह सकते हैं, प्राचीन भारत में कपिसा के नाम से जानते हैं, उसको काफिरिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। कम्बोज महाजनपद की जो राजधानी थी हाटक व राज्यपुर, ये इसकी 2 राजधानियां थी। और जो कम्बोज महाजनपद है अपने घोड़ों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कौटिल्य ने कम्बोज के निवासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है, जिसका मतलब होता है कि पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले। ठीक है, याद रखना है कि कम्बोज के निवासियों को वार्ता शास्त्रोपजीवी किसने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। चाणक्य जिनका अन्य नाम है, यानी चाणक्य ने कहा था। और आपको यहाँ पे सबसे ऊपर पर्पल कलर में दिख रहा है कम्बोज महाजनपद था। ये जो ब्लैक सर्किल में है मैप में आप देख सकते हैं, ये महाजनपद काल में कम्बोज के नाम से जाना जाता था। अब देखिए महाजनपद काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने यहाँ पे रखे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसे महाजनपद जो मौर्य काल के पूर्व मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन सके थे, कौन से थे। ठीक है, तो याद रखना कि मौर्य काल से पूर्व यानी मौर्य काल तक ये क्या है कि मगध साम्राज्य के हिस्से नहीं बने थे, वो दोनों महाजनपद थे, गांधार व कम्बोज। ठीक है, कौन से महाजनपद फारसी आक्रमण के शिकार हुए थे, तो वो 2 ही महाजनपद है, गांधार व कम्बोज। ठीक है, जिसमें मैंने गांधार के बारे में बताया कि गांधार पर ईरान के शासक अखमनी शासक डेरियस प्रथम का क्या था, शासन था। उन्होंने गांधार को अपने साम्राज्य का 22वां प्रांत बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम गणतंत्र माना गया है, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है वैशाली के लिच्छवियों को। ठीक है, वैशाली के जो लिच्छवियों को गणराज्य था, इसको क्या माना जाता है, विश्व का प्रथम गणतंत्र राज्य माना जाता है। और इस वैशाली के जो लिच्छवी गणराज्य था, इसका जो गठन था वो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन सा है, तो आपका सही आंसर है पाटलिपुत्र। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एकमात्र जनपद दक्षिण भारत में विंध्य के दक्षिण में तथा गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित था, तो मैंने अभी बताया है अस्मक महाजनपद है। कौन सा है, अस्मक महाजनपद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बहुत बार रिपीट होकर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नगर का प्राचीन नाम अवंतिका था या किस उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बता देना है अवंतिका उज्जैन का क्या है, प्राचीन नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर या महोदया कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है कि किस नगर को महोदय नगर कहा जाता था या महोदया कहा जाता था, तो इसका सही आंसर है कान्यकुब्ज को कहा जाता था, जिसको वर्तमान में कन्नौज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है कन्नौज महानगर, इंपॉर्टेंट है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए प्रसिद्ध रहा है, वर्धन वंश के काल में काफी फेमस रहा है, कह सकते हैं हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा था। कन्नौज स्थल के बारे में एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, इसके बारे में हम आगे और बताएंगे। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा काशी महाजनपद के लिए प्रसिद्ध था। काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था, सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उत्कीर्ण है, तो देखिए प्राचीन ऐसे कौन से नगर है जो जिनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और महर्षि पातंजलि के महाभाष्य नामक ग्रंथ में भी मिलता है। तो वो 2 नगर हैं, माध्यमिका जिसको नगरी के नाम से जाना जाता था और ये चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विराटनगर जिसको वैराट के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान के जयपुर जिले में अवस्थित है। यानी कुल मिला कह सकते हैं मध्यमिका और विराटनगर इन दोनों का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है और महाभाष्य में भी हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का
विन्यास किस आकृति का है? तो इसका सही आंसर है अर्धचंद्राकार। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट अगला है हमारा कि प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि किस गणराज्य के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोलीय गणराज्य के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए जाने जाते थे महाजनपद काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्राचीन श्रावस्ती की पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा के निकट स्थित किस स्थान से की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिएगा। इस पे पूछा जाता है कि प्राचीन काल में जो श्रावस्ती है, प्राचीन कालीन जो शहर था श्रावस्ती, जो महात्मा बुद्ध से काफी संबंध था इसका, इस नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सहेत महेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निकट एक सहेत महेत नामक स्थान है। इसके बारे में अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा है कि ये महाजनपद काल में श्रावस्ती नगर हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर प्राचीन काल में कालप्रिया के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है कालपी को कालप्रिया के नाम से जाना जाता है और ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाजनपद काल में शिल्पियों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख मिलता है? यहाँ पे कितनी क्या पूछा गया है? शिल्पियों की श्रेणियों के बारे में पूछा गया है। तो याद रखना कि महाजनपद काल में शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है सातवाह कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुसुमार पर्वत का शाम में मिर्जापुर जिले के चुनार से किया जाता है। ठीक है। सुसुमार पर्वत महाजनपद काल में उल्लेख है इसका। सुसुमार पर्वत का उल्लेख मिर्जापुर जिले के चुनार से किया जाता है कि मिर्जापुर जिले में जो चुनार नामक स्थान है, ये स्थान महाजनपद काल में क्या था? सुसुमार पर्वत था। ठीक है। जहां बोधि निवास करता था। कौन निवास करता था इस स्थान पर? बोधि निवास करता था। और ये जो बोधि है ये किसका पुत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये वत्सराज उदयन का पुत्र है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। स्वप्न वासव दत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध नाटक है, जो इसी वत्सराज उदयन इस नाटक का नायक है और इसकी वत्सराज उदयन की और वासव दत्ता की उसमें प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो याद रखना महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। तो दोस्तों ये है महाजनपद काल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। हमने 2 वीडियोज के माध्यम से महाजनपद काल को कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है आपको हमारे को, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इतिहास को पढ़ाने वाले हैं आपको संपूर्ण रूप से कंप्लीटली, जिसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले कंटेंट में, तब तक ये अलविदा, बाय बाय।